जरा इन सेक्टर को देखो और इन सेक्टर ने कैसा परफॉर्म करा है निफ्टी 50 से 3 मंथ्स के अंदर उसको देखो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ ये सोचोगे निफ्टी 50 में फॉल हो रहा है, सब जगह ये बात हो रही कि क्रैश है, लेकिन रियलिटी में तो ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि कहां पर इस समय पे एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 27 मई 2025 में, कहां अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज दबा करके यहां पर ग्रोथ दिखा रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बाजार तो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। तो इस वीडियो में हम दो चीजों पे मेन फोकस करेंगे। सबसे पहला फोकस कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इस समय पे किस इशू से जूझ रहा है, निर्मला सीतारमण जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समय पे आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में दिख रही है और कौन कौन सी इंडस्ट्री आज की डेट में अच्छा कर रही है, ये सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया इस समय पे किस चीज से जूझ रहा है। इंडिया के अंदर मेनली 3 प्रॉब्लम है। पहला है कैपिटल फ्लो, दूसरा है इंटरेस्ट रेट और तीसरा है रुपी का गिरना। अब इन तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाओ। सबसे पहली चीज कैपिटल फ्लो। किसी भी देश के अंदर कैपिटल फ्लो हम किसे कहते हैं कि जो बाहर का पैसा है वो इंडिया के अंदर कितनी आसानी से आ सकता है और कितनी आसानी से इंडिया से जा सकता है, इसको हम कैपिटल फ्लो कहते हैं। इस समय पे हम कैपिटल फ्लो के शिकार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2008-9 के अंदर जो एफआईआई है, इन्होंने इंडियन मार्केट में दबा करके इन्वेस्ट करा और लास्ट 3 महीने से वो दबा करके एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट है ये सिर्फ 3 महीने से नहीं है, ये जो एग्जिट है ये करीब करीब 5 साल से हमें देखने को मिल रहा है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि आप और मैं हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो एफआईआई है वो यहाँ से एग्जिट कर रहा है। मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल फ्लो है ये दो चीजें पैदा कर रहा है। सबसे पहली चीज पैदा कर रहा है कि यहां पर जो हमारी बाजार है इसको ये प्रेशर में ला रहा है, मतलब बाजार के अंदर कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है। इसी के साथ साथ जो हमारी रुपया की डिमांड है उसको गिरा रहा है। इसको आप इस तरीके से समझो कि जब भी कोई एफआईआई इंडिया के अंदर पैसा लाता है, वो क्या करता है, वो डॉलर को एक्सचेंज कराता है रुपये के अंदर, और जो रुपया होती है इसकी डिमांड बढ़ती है। इसी का उल्टा जब रुपया इंडियन मार्केट से निकलता है तो जो डॉलर होता है उसमें कन्वर्ट होता है, मतलब रुपये की कीमत नीचे और डॉलर की डिमांड हाई हो जाती है। और इस समय पे ये जो कैपिटल फ्लो है इसको मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो हमारी सरकार है वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप फॉरेन का पैसा आसानी से देश में आने नहीं दोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगी। निर्मला सीतारमण जी ने एक बार बोला था कि हमें एफआईआई का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आज वो झटका महसूस कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हो, मैं भी कर पा रहा हूं। लेकिन अगर आप इंडिया से एफआईआई का पैसा निकालना रोकोगे तो फ्यूचर में जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक मेजर इश्यू आ जाएगा। कोई भी इंसान, कोई भी एफआईआई इंडिया में पैसा नहीं डालेगा, उसको लगेगा कि भाई मैं एग्जिट तो नहीं कर पाता आसानी से। तो ये एक बड़ा इशू है जो हमारी गवर्नमेंट फेस कर रही है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इंटरेस्ट रेट। अब जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो आज की डेट के अंदर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इसको और समझो, अगर इंटरेस्ट रेट को यहां से बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? जो हमारे बॉन्ड के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जो हमारे एफडी के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब बॉन्ड और एफडी के प्राइजेस बढ़ेंगे मतलब क्या है, जो फॉरेन मनी यहां से निकल रहा है यूएस में जा रहा है, क्योंकि यूएस की यील्ड काफी अच्छी है, वो बोलेगा नहीं मैं यूएस में नहीं जाऊंगा, मुझे सेफ इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूं। तो जो इससे एफआईआई का पैसा है वो इंडिया में आएगा और जो रुपया है वो स्ट्रांग होगा। आसान लग रहा है, कर क्यों नहीं देते हम? कर हम इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो इसके वजह से आप एक चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो, और वो चीज सैक्रिफाइस पूरी दुनिया में कोई नहीं करना चाहता। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे मतलब आपके घर की जो लोन की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, बिजनेस के ऊपर जो लोन है वो भी बढ़ जाएगा। आप देखते हो ना बिजनेस के अंदर डेट टू इक्विटी एक रेशियो होता है कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है, अब वो जो डेट है उसे रीपे करना है, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रीपे करना आसान होगा, ज्यादा डेट लिया जाएगा, ग्रोथ आएगी। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो रुपए की कीमत तो बच जाएगी, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये जो बिजनेस है ये ना नया लोन ले पाएंगे और काफी सारे बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है, आप रुपए बचा रहे हो, एफआईआई आ रहा है, लेकिन बिजनेस
जो कि किसी भी देश का बेसिक पिलर है, जो आपकी जनता को रोजगार देता है, वही कोलैप्स हो जाएगा। और अगर ये चीज कोलैप्स हो गई तो इसका मतलब क्या है कि एफआई वापस इंडिया नहीं आएगा। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई इंटरेस्ट रेट वाले फैक्टर में भी हम स्टक हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जितनी आपकी जीडीपी ग्रो हो रही है उसी के आसपास इंटरेस्ट रेट रखा जाए। जिससे क्या होगा? जिससे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और बहुत सस्ता भी नहीं होगा। जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी होती रहेगी। अब यहां पर तीसरा इशू आ रहा है रुपये की फॉल। अब रुपये की फॉल क्यों हो रही है? आई होप अभी तक आप समझे होंगे। सबसे पहला इशू कैपिटल आउटफ्लो। इंडिया से एफआई पैसा निकाल रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जो सेलिंग प्रेशर है रुपये पे वो काफी ज्यादा है। इसी वजह से जो रुपया बिक रहा है, डॉलर खरीद रहे हैं, रुपया गिर रहा है यहाँ पे। और ये बाउंड टू हैपन है, आज नहीं हो रहा, ये 50 सालों से हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से धीरे धीरे करके हमारा रुपया गिर रहा है और आने वाले टाइम पे और भी गिरेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट आपके कम है तो भी इस सिचुएशन के अंदर आपके रुपए की वैल्यू कम होगी, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी? इसको समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। हर एक चीज लिंक है और इन सब का इंपैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे पड़ रहा है। अगर आप ये नहीं समझ रहे तो आप स्टॉक मार्केट को नहीं समझते, और अगर आप स्टॉक मार्केट को नहीं समझते तो चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, चाहे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर लो, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ नॉलेज से, और सिर्फ नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने में हेल्प करेगी। अदरवाइज आप ये सोचोगे कि भाई कल कौन सा बाजार गिरेगा, कल कहां पर कौन सा बाजार बढ़ेगा, आप ये सोचते रहोगे और एंड ऑफ द डे आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब यहां पर वापस आते हैं टॉपिक पे अपने, रुपया का फॉल। ठीक है, अब यहां पर क्या एक इशू आ रहा है कि जो रुपया है वो गिरता जा रहा है। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है हमारे टैक्सेस, कि भाई जो हमारा टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा इशू क्या आ रहा है? एफआईआई भी एग्जिट कर रहा है, और एफआईआई को वापस आने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस के अंदर ग्रोथ, और जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ भी हमारी नीचे हो रही है। मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा ब्लंडर चल रहा है इस समय पे। ठीक है, अब जो रुपया का फॉल है, क्या आप इसे रोक सकते हो? हाँ बिल्कुल आप रोक सकते हो। आप जैसे मैंने बोला कि भाई आउटफ्लो रोक दो, तो आप रोक सकते हो। आप एक्सपोर्ट बढ़ा दो तो आप रुपया का आउटफ्लो रोक सकते हो। आप अपनी रिजर्व बढ़ा लो तो आप रुपया का आउटफ्लो रोक सकते हो। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई भी यही करती है कि भाई उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है वो बेच देती है, तो रुपया जो गिरा हुआ है वो कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है। लेकिन फिर क्या है? फिर जो हमारी डिमांड है, ऑयल हम खरीदते हैं, नेट इंपोर्टर हैं, हमारा जो गैप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बढ़ा हुआ है, रुपया फिर गिर जाता है थोड़े दिन बाद। तो हम ये सोचें आरबीआई कुछ कर नहीं रही, भाई आरबीआई के हाथ में ही नहीं है कुछ। आरबीआई के हाथ में क्यों नहीं है? और ये रुपया को फॉल वो रोक क्यों नहीं सकती? सबसे पहले ये चीज समझो, आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई के पास हाइपोथेटिकली एक फॉरेक्स रिजर्व है, मान लो $700 बिलियन के आसपास। ठीक है, इसी के आसपास होगा। अब यहां पर वो क्या करती है? वो कहती है कि मैं $10 बिलियन अपना बेचूंगी और जो रुपया है उसको स्ट्रॉन्ग करूंगी। तो इससे क्या होगा? जो रुपया की डिमांड है वो आर्टिफिशियली बढ़ जाएगी। इससे $1 पर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, इतना बेचने से सिर्फ इतना ही होता है। और अगर ये सिर्फ ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये $700 बिलियन की जगह बचेगा $690 बिलियन। अब रुपया अगले दिन 4 दिन बाद फिर गिर जाएगा $1। तो ये $10 बिलियन जो बेचा आरबीआई ने, ये क्या किस काम आया? ये किसी काम आया ही नहीं। इट्स ऑलमोस्ट यूजलेस, क्योंकि आप इन्फ्लेट कर रहे हो। मतलब आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। कहते हैं ना दिखावटी जिंदगी, ये दिखावटी जिंदगी हो जाएगी। तो इसी वजह से ये 6 यहां पे भी आपका डैमेज है, यहां पर भी आपका डैमेज है। अब आरबीआई कहे कि नहीं, मैं तो $500 बिलियन का ना रुपया खरीद लेती हूं। इससे क्या होगा? रुपया एकदम से मान लो $80 पर डॉलर के आसपास आ जाएगा। हाइपोथेटिकल, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। फिर उसके पास आरबीआई के पास बचेगा $100 बिलियन। अब आरबीआई के पास क्या दिक्कत है? भाई उससे तो ऑयल भी मंगाना है, तो वो हमारे रिजर्व से ही जाता है ना। हम रिजर्व खर्च करते हैं, क्योंकि हम क्या है? हम नेट इंपोर्टर हैं। मतलब हमारे पास एंड ऑफ द ईयर पैसा नहीं बचता, हम खर्चेलू घर वाले हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है कि हमारे इंपोर्ट्स भी मरेंगे और रुपया फिर गिरना शुरू हो जाएगा। सो आरबीआई के हाथ में ये चीज़ें है ही नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, आरबीआई नहीं कर सकता। भाई आपका देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कम एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। मतलब आपके घर के खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप लोन पे जी रहे हो। भाई कब तक लोन पे जियोगे? आपकी जो सेविंग है एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी ना। या तो एक बार में अगर आप पूरा लोन उतारने जाओगे तो आपकी सेविंग एक झटके में खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर लोन आ जाएगा। क्यों? महीने के एंड में आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इन 3 सिचुएशन से
हमारा देश लड़ रहा है। अब आधे लोग बोलेंगे एफआई वापस आएंगे, बाजार नहीं चलेगा। हाँ, बाजार नहीं चल रहा है, एफआई वापस नहीं आएंगे, रिस्क भी है इंडियन रुपया में। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ हैं। अभी भी मैंने आपको सरफेस लेवल की चीज़ बताई है। इसके अंदर अगर आप ड्रिल डाउन करोगे माइक्रो और मैक्रो पे कितना मेजर इंपैक्ट हुआ है, ये आपको आजकल के स्पीच से पता चल जाएगा। आप पूछ सकते हो कि भाई इलेक्शन से पहले ये स्पीच क्यों नहीं आए। एक्चुअली पूछोगे क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये सब होगा। और रुपये की गिरने से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आता है। ये क्या होता है कि भाई ऑयल के प्राइसेस, हमने महंगी चीज़ खरीदी तो इसकी वजह से भी महंगाई दर बढ़ जाती है। इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इवन बहुत सारा पैसा यूएस का इंडिया में आ गया तो भी चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ से समझ गए कि भाई अगर आप ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेंगे हमारे देश को इन सारी सिचुएशन से लड़ने के लिए और वापस से एक बड़े बुल रन में जाने के लिए। बुल रन आ सकता है, रिकवरी आ सकती है, धीरे धीरे करके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुल रन आपने 2020 में देखा था वैसा देखने के लिए ये सारी सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम आई होप आपको समझ आ गई होगी, एक्सपेक्टेशन समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हाई रिस्क स्ट्रेटेजी की, जो पर्सनली मैं यूज करता हूं कभी कभी जब मेरे को समझ नहीं आता कि भाई अब जो मेरे पास पैसा पड़ा है इसको मैं कहां पर डालूं, कहां बल्क बाय करूं। मैं स्विंग लेना पसंद करता हूं। तो स्विंग के अंदर भी ना आप कई बार गिरे हुए शेयर्स को लेते हो। अब कई बार गिरे हुए शेयर्स नहीं रिकवर करते तो आप एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी का यूज करते हो। अब मोमेंटम स्ट्रेटेजी क्या होती है कि सपोज करो आपने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी और ये जो चीज़ है ये पहले 9 रुपए में थी और काफ़ी तगड़ा मोमेंटम आया हुआ है। अब ये 100 से 120 होगी तो आप ये चाहते हो कि ये मोमेंटम कैरी ऑन करे। क्या ये नीचे नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है, इसलिए तो कहते हैं रिस्क है यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटेजी इस समय पे अच्छा काम करेगी। आप मोमेंटम वाले म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, काफ़ी सारे हैं। लेकिन कौन सी इंडस्ट्री है जो कि मोमेंटम में है, ताकि अगर हम अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो मार्केट गिर रही है तो भी हम अपने पोर्टफोलियो को कुछ अल्फा तो दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके म्यूचुअल फंड पड़े हुए ऑलरेडी बेचो, बिल्कुल मत बेचो, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में रहने दो। एक्स्ट्रा अल्फा निकालना आपका फर्ज है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो कुछ सेक्टर्स है ना, उन्होंने निफ्टी 50 को कैसे आउट परफॉर्म करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, ये मैं शार्पली यूज कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। यहाँ पर आओ और यहाँ पे ना सेक्टर एनालिसिस पे क्लिक करो। तो सेक्टर एनालिसिस पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे। कौन से सेक्टर वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस समय पे? आईटी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, मीडिया एंटरटेनमेंट वर्स्ट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सर्विस वर्स्ट परफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर्स में से आता है। आज की डेट के अंदर अगर मैं देखूं कि अच्छा परफॉर्म कौन सा कर रहा है, सबसे पहला सेक्टर है मेटल एंड माइनिंग। अब मेटल एंड माइनिंग का हम थीमेटिक फंड ले सकते हैं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देखोगे कि भाई थीमेटिक फंड ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थीमेटिक इंडेक्स के अंदर। ठीक है, थीमेटिक इंडेक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस समय पे। दूसरा हम ले सकते हैं पावर। अब पावर क्यों ले सकते हैं और पावर क्यों एक लॉन्ग टर्म डील इस समय पे बन गई है? काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स अब पावर के बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो पावर है ना वो अब नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में हमारी हेल्प करेगा। क्यों करेगा? आपके पास जो डेटा सेंटर हैं, सेमीकंडक्टर हैं, आप सोचो मैं मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूँ तो पावर चाहिए आपको, है ना। आपकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है, डेटा सेंटर के लिए पावर चाहिए। तो इसी वजह से जो पावर सेक्टर है वो इस समय पे केपेक्स साइकिल में है। गवर्नमेंट काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है इस सेगमेंट के अंदर, तो इसी वजह से गवर्नमेंट का पुश भी इस सेक्टर को मिला हुआ है। दूसरा सेगमेंट कौन सा है? जैसे मैंने बात करी कि दूसरा सेगमेंट है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या दिक्कत है भाई साहब? आपके पास पैसा हो, आपके पास पैसा ना हो, अगर आपको कभी दिक्कत है, तकलीफ है, घर में कोई बीमार है, पूरा पैसा लगाओगे आप। ठीक है, एक गलती दूर हो आप, अदरवाइज आप सीधे सीधे बैंकरप्ट हो जाओगे। लेकिन अगर कोई घर में दिक्कत है तो भाई आप पूरी मेहनत करोगे, दबा करके मेहनत करोगे और पैसा लगाओगे। तो इसी वजह से हेल्थ केयर एक एवरग्रीन सेक्टर है, इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है। इंडिया में नहीं, इवन पूरी दुनिया में, बट इंडिया में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके बाद है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट। अब इसके बाद से ना ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के बाद कैपिटल गुड्स और बाकी की जो सेगमेंट है ये अच्छा तो कर रहे हैं। देखो ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, 50 EMI के ऊपर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। तो अगर मेरे को मोमेंटम वाले म्यूचुअल फंड्स लेने हैं तो मैं मेटल, पावर, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स में से लेना पसंद करूंगा। मान लो कि मेरे पास 100 यूनिट ऑफ कैश पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 20 यूनिट ऑफ कैश इन पांचों के अंदर डाल दूंगा। इससे क्या होगा, डाइवर्सिफाई, क्योंकि भाई कौन सा मोमेंटम कब गिरेगा किसी को नहीं पता। दूसरी चीज, मैं यहां पर ग्रो करने की कोशिश करूंगा। अब इसके अंदर भी ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको कहते हैं RRG टूल। अब मैं इसके बारे में आपको छोटी सी चीज बताता हूं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो अब ये RRG टूल आपको कहां मिलेगा? ये आपको यहां मिल जाएगा RRG टूल। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको समझने में।
में। ये क्या करता है कि आपका 6 वीक का टाइम फ्रेम है। अब 6 वीक के टाइम फ्रेम में 4 सेगमेंट में ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इस सेगमेंट में क्या है, लैगिंग इंडिकेटर, मतलब ये वाला जो इंडेक्स है जो कि हमारा निफ्टी आईटी है, ये लैगिंग से इंप्रूविंग और अब जाकर के हमारा यहाँ लीडिंग में जाएगा। तो लीडिंग का मतलब क्या है कि टॉप परफॉर्मिंग है। अब देखो जो निफ्टी एफएमसीजी है ये मूविंग में जा रहा है, ठीक है, ये लीडिंग में जा रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी तगड़ा आ सकता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा इंडेक्स है। इसके बाद आप देखो कि ये जो फार्मा है ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब देखो जो ये वाला इंडेक्स है हमारा, ये वीकनिंग की साइड जा रहा है, तो इसको हमें नहीं देखना, इसको हमें दूर रहना है। अब ये वाला जो इंडेक्स है हमारा, इसको देखो बैंक, ठीक है, बैंक वापस से इंप्रूवमेंट के साइड धीरे धीरे करके जा रहा है। अगर आप इसका साइकिल बढ़ाओगे ना वीकली, तो आप देखो पता चलेगा कि क्या साइकिल थी। ये साइकिल यहाँ से शुरू हुई, जैसे ये वाला जो इंडेक्स है हमारा, ये वीक था, वीक के बाद इंप्रूविंग हुआ, फिर इंप्रूविंग के बाद क्या हुआ, लीडिंग आया, और लीडिंग के बाद वापस से नीचे जा रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात करो, लॉन्ग टर्म में यहाँ कुछ नहीं होगा, ये आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा काम करेगा। देखो ये लैगिंग गया, लैगिंग से इंप्रूविंग और इंप्रूविंग से वापस से रिटर्न। ये रिलेटिव रोटेशन ग्राफ आपको बताता है कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है कि भाई जब भी लीडिंग में जाए तो मोमेंटम में वो स्टॉक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों होते हैं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देता है कि हाँ भाई अब मोमेंटम में है, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना जो कहते हैं शेयर बाजार में तो तबाही आई है। बताओ भाई, ढूंढना आना चाहिए, शेयर बाजार में हर जगह तबाही नहीं है। बाय।